हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और जितने भी लोग मेरे चैनल पर बने हुए हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू है। और एक बात मैं जो आपको बताती चली आई हूँ कि मेरे चैनल पर आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा, जो कि पूरा एग्ज़ाम पर्पज़ से है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी बेस्ड है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है उनका टोटल जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। और जो अगर यूपी के टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स देते हैं, तो जो भी एग्ज़ाम्स उनके होते हैं उनके अकॉर्डिंग मैं लेकर के आती हूँ चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अभी आपको पता है कि जो है एग्ज़ाम्स जो है उनकी डेट अनाउंस हो रही है। केवीएस एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हुई है। ओके, और जिसका मैंने वीडियो डाल दिया है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उसको आप प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर रिवाइज़ करिएगा, एक बार चैनल पर विजिट करिएगा। और जितने भी लोग हैं प्लीज़ चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर मैं लेकर के आई हूँ, जो कि अभी मैंने लास्ट लेक्चर, उसके पहले का लेक्चर में भी मैंने इंपॉर्टेंट बस ब्रीफ चीज़ें बताई हुई हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स नज़दीक आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अच्छी और बढ़िया कंटेंट चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो सिकल सेल एनीमिया और फेनिलकीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेज हैं, डिसऑर्डर्स हैं। देन अगर हम लोग ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करेंगे तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जो हैं डिसऑर्डर्स में हीमोफिलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस आते हैं। नाउ अगर हम सिंड्रोम की बात करें तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, इसमें जो कैरियोटाइप होता है ट्रिसोमी 21 क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो जाती है। ओके, यानी कि डबल से ट्रिपल हो जाएंगे। नाउ जो टर्नर सिंड्रोम है इसमें 45 है और यहाँ पे X0 है। ओके, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 47 है और अगेन यहाँ पे XXY है। तो देखिए मेन क्लिनिकल जो फीचर्स हैं वो भी बता देती हूँ। डाउन सिंड्रोम में शॉर्ट ब्रॉड पाम, मेंटल रिटार्डेशन, स्मॉल राउंड हेड, पार्शियल ओपन माउथ विद फरोड टंग। यहाँ पे जो पार्शियल ओपन माउथ विद फरोड टंग, ये स्टेटमेंट एज इट इज़ एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा चुका है और नीचे सिंड्रोम्स दिए हुए थे कि कौन सा सिंड्रोम इसमें है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट भी दिया जा सकता है डिसऑर्डर, और उसके बाद आपको ये सिंड्रोम पूछा जा सकता है, या तो फिर सिंड्रोम दिया रहेगा और यहाँ पे कैरियोटाइप पूछा जाएगा। ओके, या कैरियोटाइप दे करके सिंड्रोम पूछ सकते हैं। तो इस पे इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। देन यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम में जो फीमेल होती है वो रिटार्डेड होती है, सेक्सुअल डेवलपमेंट उसका सॉरी जो फीमेल का सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है वो रिटार्डेड होता है। और रेडिमेंट्री ओवरीज होती हैं नाम मात्र के लिए, और वेब्ड नेक होती है, कार्डियोवैस्कुलर एब्नॉर्मेलिटी होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मेल स्टेराइल होते हैं, मेल की ये सिंड्रोम है, और यहाँ पे टेस्टिस स्मॉल हो जाते हैं और ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, जिसे कि गैनिकोमिस्टिया भी कहते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है मेरे पास, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस पेज पे दी हुई हैं। देखिए शगैफ रूल जो है वो A+G=T+C होता है, याद रखिएगा। फ्रांसिस क्रिक ने जो है सेंट्रल डोग्मा मॉडल को प्रपोज किया था, जिसमें कि जो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है मैसेंजर आरएनए में, देन मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनती है उसे तो ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, और जो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है तो उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे डीएनए का देखिए जो रेप्लिकेशन है उसको दिखाया गया है। तो जो सेंट्रल डोग्मा जो मॉडल था ये फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दिया गया, और उसमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है जो एवरी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका क्या रिजल्ट है। तो मिक्सचर में क्या क्या चीज़ें थी और रिजल्ट क्या था। मिक्सचर में इन्होंने R टाइप के बैक्टीरिया लिए थे, और जो कार्बोहाइड्रेट जो थे वो S टाइप के बैक्टीरिया थे। देन यहाँ पे R टाइप के बैक्टीरिया इनको मिले थे। देन उसके बाद R टाइप बैक्टीरिया और प्रोटीन लिया था S टाइप बैक्टीरिया से, तब भी R टाइप के बैक्टीरिया मिले थे। फिर R टाइप बैक्टीरिया लिया गया और डीएनए लिया S टाइप के बैक्टीरिया से, तब इनको यहाँ पे S टाइप और R टाइप बैक्टीरिया मिले। फिर यहाँ पे आगे ये R टाइप बैक्टीरिया लिया गया, और जो डीएनए था वो S टाइप बैक्टीरिया का लिया गया, प्लस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस भी लिया गया। तो यहाँ पे R टाइप बैक्टीरिया इनको मिले। तो ये तो इनके एक्सपेरिमेंट की एक झलक। और यहाँ पे रेप्लिकेशन देख लेते हैं। रेप्लिकेशन में यहाँ पे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं। देखिए जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, इसमें जो हर एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसके पास एक पेरेंटल और एक न्यूली सिंथेसाइज जो नई नई बनी हुई होती है स्ट्रैंड होती है। और उसके बाद जब कंप्लीशन हो जाता है रेप्लिकेशन का, यानी पूरा हो जाता है रेप्लिकेशन, तो
जो है ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था मेसेल्सन और स्टॉल के द्वारा। तो ये जो है डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये किसने प्रूव किया? मेसेल्सन एंड स्टॉल ने किया। ओके, एग्जाम में इनका नेम पूछा जाता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। नाउ अब जो रेप्लिकेशन होता है वो एक टेम्पलेट पर तो कंटिन्यूस होता है, एक स्ट्रैंड जो होता है उस पर कंटिन्यूसली होता रहता है, और उसकी जो पोलैरिटी होती है 3 to 5 एंड की तरफ होती है। ओके, और जो टेम्पलेट होता है जिसमें 5 to n की तरफ पोलैरिटी होती है, उस पर जो रेप्लिकेशन होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है, यानी कि जो आपको फ्रेगमेंट्स में, या फिर आप समझ सकते हैं डिसकंटिन्यूस का मतलब कि एक साथ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, एक पिक्चर बना हुआ है जिसमें कि आपको ईजिली चीज़ें दिखाई दे रही हैं। देखिए ये जो 3 to 5 एंड वाला एक एक तो यहाँ पे आपको ये टेम्पलेट दिख रहा है, यही पेरेंटल स्ट्रैंड है जो टेम्पलेट डीएनए है। ओके, और यहाँ पे डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस है, एंड यहाँ पे ये जो कंटिन्यूस सिंथेसिस है उसको शो कर रहा है 3 to 5 एंड की तरफ। यहाँ पे देखिए एरो भी लगी हुई है 3 to 5 एंड की तरफ। ओके, ये कंटिन्यूस है, और जो यहाँ पे 5 to 3 एंड की तरफ ये न्यूली सिंथेसाइज्ड वाला है, और यहाँ पे डिसकंटिन्यूस भी हो रहा है। दोनों चीज़ें आपको साथ ही साथ देखने को मिल जा रही हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पे, एक मिनट, आपको नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रांसक्रिप्शन बताया गया है। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन में यहाँ पे देख लेते हैं जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए लाइगेज होता है, एंड ओरी होता है। ओके, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नाउ यहाँ पे आपको इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो याद रखने हैं, इसमें कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं वो याद रखने हैं। तो जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है वो कैसे डिफाइन करते हैं उसको? जो डीएनए में जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है उसको प्राइमरली जो है वो 3 रीजन्स में डिफाइन किया जाता है डीएनए में। एक तो प्रमोटर होता है जहाँ से प्रमोशन होता है, प्रमोट किया जाता है। ओके, और दूसरा स्ट्रक्चरल जीन होता है, और एक टर्मिनेटर होता है जहाँ पे टर्मिनेट कर दिया जाता है। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रमोट हो रहा है प्रमोटर से, उसके बाद देन स्ट्रक्चरल जीन है, देन टर्मिनेटर पे स्टॉप हो जा रहा है। नाउ यूकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है, उसमें 28S 18S और 5.8S आरएनए होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 2 में जो है वो HN आरएनए है। नाउ आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या है? ट्रांसफर आरएनए, 5S आरएनए एंड SN आरएनए है। नाउ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्या है? स्प्लाइसिंग, कैपिंग, 5 and 3 जो आपका टेलिंग होता है, ये सारे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल हैं। ओके, यहाँ पे एक पिक्चर है बहुत अच्छी सी, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्रमोटर है, सिग्मा फैक्टर लगा हुआ है, और आरएनए पॉलीमरेज लगा हुआ है। इसमें 3 चीज़ें आपको दिख रही हैं, यानी कि प्रमोटर में क्या क्या चीज़ें हैं? आरएनए पॉलीमरेज एंड सिग्मा फैक्टर। अब यहाँ पे आपको डीएनए का स्ट्रैंड दिख रहा है, डीएनए का हेलिक्स दिख रहा है एज इट इज़, ठीक है। इनिशिएशन हो गया है। नाउ अब यहाँ पे प्रमोटर इस रीजन पे पहुँच गया है। अब यहाँ पे टर्मिनेटर भी शो हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, चेन आगे बढ़ रही है, प्रमोटर आगे की तरफ बढ़ रहा है, चेन को आगे लेके जा रहा है, ठीक है, इलोंगेशन हो रहा है। नाउ टर्मिनेशन के टाइम पर क्या होगा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी। यहाँ पे देखिए प्रमोटर में सिग्मा फैक्टर है, यहाँ पे टर्मिनेटर के टाइम पे, टर्मिनेशन के टाइम पर ये यहाँ पे रो फैक्टर लगा हुआ है। ओके, और ये आरएनए पॉलीमरेज है एज इट इज़। तो यहाँ पर आपको ये तीनों पिक्चर से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए जो जेनेटिक कोड होता है उसके बारे में बताया गया है कि यूनिवर्सल होता है, डीजेनरेट होता है, नॉन ओवरलैपिंग होता है। इनिशिएटर कोडॉन कौन सा है? मिथियोनिन है। टर्मिनेटर कोडॉन कौन सा है? UAG है, UGA है एंड UAA है। ओके, नाउ मैसेंजर आरएनए जो सीक्वेंस है उसमें क्या होता है? यूरेसिल होता है इन प्लेस ऑफ थायमिन, ये आपको पता है, कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है डीएनए का। ओके, यहाँ पे ट्रांसलेशन में क्या होता है? जो सीक्वेंस होता है ट्रांसलेशन का वो एज फॉलो है, यहाँ पे दे रखा हुआ है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसफ़र आरएनए की चार्जिंग की जाती है ट्रांसलेशन में। ओके, या तो फिर एमाइनो एसाइलेशन होता है ट्रांसफ़र आरएनए का, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेप है। यहाँ पे एमाइनो एसाइलेशन हो रहा है, यानी कि एमाइनो ग्रुप और एसएल ग्रुप यहाँ पे ट्रांसफ़र आरएनए के साथ जुड़ रहा है। नाउ जो स्मॉल सब यूनिट होती है राइबोसोम की, ओके, वो मैसेंजर आरएनए को एनकाउंटर करती है। फिर जो राइबोसोम होता है वो मैसेंजर आरएनए के साथ अब बाइंड कर जाता है। ओके, कहाँ पे बाइंड करता है? जो इनिशिएशन कोडॉन होता है AUG, वहाँ पे बाइंड करता है, और इसे इनिशिएटर ट्रांसफ़र आरएनए के द्वारा पहचान लिया जाता है।
अब इलॉन्गेशन फेज़ आ गई। इलॉन्गेशन फेज़ में जो एमिनो एसिड होता है, ठीक है, वो ट्रांसफ़र आरएनए से बाइंड होता है और अप्रोप्रिएट कोडॉन जो होता है मैसेंजर आरएनए में वो यूज़ होता है, जो कि सही कोडॉन होता है अप्रोप्रिएट। नाउ एमिनो एसिड जो होते हैं वो एक एक करके ऐड होते जाते हैं और ये पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस बनाते रहते हैं। नाउ अब यहाँ पे जो रिलीज फैक्टर होता है, ओके, वो बाइंड कर जाता है स्टॉप कोडॉन से। यहाँ पे रो फैक्टर था जो कि टर्मिनेट कर रहा है चेन को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टॉप कोडॉन अभी जो 3 आपके बताए गए हैं, ठीक है, एम्बर, ओकर, ऑपल, जिसका तो ये नेम जो अभी मैंने बोला ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, ओके। और किसके लिए क्या था ये पूछा गया था कि, तो आपको उसमें वहाँ पे बताना था कि यूएजी के लिए क्या है, एम्बर है, ओकर है, ठीक है, या यूजीए के लिए क्या है, यूए के लिए क्या है ना। जो रिलीज़ होता है अब यहाँ पे जो कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन का वो रिलीज़ हो जाता है राइबोसोम से। देखिए आपको पता है जो प्रोटीन होती है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें, जो कि अमीनो एसिड से मिल मिल करके बनी होती है। अमीनो एसिड जो होती हैं वो उसके मोनोमर होते हैं, ओके। तो अमीनो एसिड प्रोटीन के मोनोमर हैं, वही मिल मिल करके एक दूसरे के पीछे जुड़ करके चेन में वो बहुत बड़ी सी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए लाकोप्रान भी है, तो लाकोप्रान देखते हैं। लाकोप्रान जो है वो क्या चीज़ है, अब यहाँ पे आप जब 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, एक तो जब इंड्यूसर प्रेजेंट है और एक इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग स्लाइड को नीचे करते हैं और यहाँ पे और भी चीज़ें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है जो लैकोप्रान है, लैक से मतलब है लैक्टोज, ओपरान मतलब ऑपरेट होना, ठीक है। लैक्टोज अगर है तो जो है उसकी प्रेजेंस में क्या होगा, और लैक्टोज जब नहीं है तो क्या होगा। ये बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं। ई कोलाई आप समझ लीजिए, ई कोलाई, एश्रिकिया कोलाई जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है। नाउ अब जो है जब इंड्यूसर अब्सेंट है, ओके, इस सीक्वेंस को याद आप कैसे करेंगे, इसको हम लोग याद करते थे पीपोजिया के नाम से। कैसे याद करते थे, पीपोजिया, पीपोजिया आपको याद करना है, ओके। पीपोजिया याद कर लेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। नाउ अब देखिए यहाँ पे आई जो है, यहाँ पे रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए आपको दिख रहा है। नाउ ये जो है रिप्रेसर है। अब ये जो रिप्रेसर है यहाँ पे आपको पी के आगे आपको दिख रहा है ना, ओ जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आप बाइंड हुआ वहाँ। अब जो रिप्रेसर होता है वो ऑपरेटर रीजन से बाइंड हो जाता है। ओ फॉर ऑपरेटर है यहाँ पे, इसलिए ओ लिखा हुआ है। तो रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन से बाइंड हो जाता है और मैसेंजर और आरएनए पॉलीमरेज को जो है ओपेरॉन को ट्रांसक्राइब करने से रोक देता है, ठीक है। अगर रिप्रेसर यहाँ पे बाइंड हो गया ऑपरेटर से तो वो क्या करेगा, वो आरएनए पॉलीमरेज को वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा या रोकेगा, जिससे कि ओपेरॉन आगे ट्रांसक्राइब ना हो पाए, ओके। अब यहाँ पे दूसरी जो कंडीशन है कि इंड्यूसर अब प्रेजेंट है तो क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पे अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन लगेगी। देखिए पीपोजिया जो है आपको ऐसे दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए है जो यहाँ पर भी प्रेजेंट था। अब यहाँ पे रिप्रेसर है और यहाँ पे इंड्यूसर है, ओके। अब यहाँ पे इंड्यूसर जो है वो रिप्रेसर से कनेक्ट हो गया या अटैच हो गया और ये यहाँ पे इनएक्टिव हो गया, यानी कि अगर ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा। अब यहाँ पे जो Z, Y और ये A है, तो अब यहाँ पे लैक मैसेंजर आरएनए है और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन आगे बढ़ेगा। देन अब यहाँ पे एंजाइम की सिंथेसिस होगी, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसाइटाइलेज, ओके। जिसको अगर आपको लर्न करना है तो आप इसे BPT के नेम से, बीटा पीटी, बीटा को पीटा गया, ठीक है। बीटा कोई है लड़की उसको पीटा, या कोई भी बच्चा है उसको पीटा, ठीक है। तो BPT आप लर्न कर सकते हैं, ओके। क्योंकि एग्ज़ाम में जब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन होते हैं, तो आपको वहाँ पे चीज़ों को देखते हुए रिकॉग्नाइज करना होता है ऑप्शन को, ठीक है। अगर आपके पास वहाँ पे बीटा गैलेक्टोसिडेज लिखा हुआ है तो अगर आपको सिर्फ बीटा दिख गया और गैलेक्टोसिडेज आपको देख के याद जाएगा कि ये वही चीज़ है जो हमने लाकोप्रान में पढ़ी थी। भले ही आपको वर्ड टू वर्ड चीज़ें ना याद रहें, बट मेमोराइज करना चीज़ों को एट वंस वहाँ पे तुरंत देख करके याद करना पड़ता है। तो आप रिलेशन आप बना करके तब याद करिए चीज़ों को,
तो बीपीटी है तो बीटा गैलेक्टोसिडेज परमीज ट्रांस एसाइटाइलेज। ओके, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिल गई जो कि भाई मैंने आपको रिवाइज करवा दी। ये देखिए यहाँ पे मैसेंजर आरएनए ये जो है वो चेन का ही बता रहे हैं, वो जो प्रोटीन सिंथेसिस वाला पार्ट था ये पार्ट है यहाँ पे। ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये ट्रांसफर आरएनए है, और ये यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए है। ओके, ये भी ट्रांसफर आरएनए है। देन ये देखिए चेन की सिंथेसिस हो रही है, पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है। देखिए अमीनो एसिड्स, ये ग्लाइसिन, ल्यूसीन, टायरोसिन, सेरीन, ओके, ये सारे अमीनो एसिड्स जुड़ते जा रहे हैं। ये वैलिन है, और ये CUC, UG, UG सब कोडॉन है यहाँ पे। मैसेंजर आरएनए हैं, राइबोसोम्स से जुड़ गया यहाँ पे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। अब होपफुली आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से उसको रिवाइज़ करने के लिए, उसको अपने माइंड में रखने के लिए बहुत अच्छी हैं। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आऊँगी। थैंक यू सो मच।